नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले विंटर सीजन मैंने करीब 3 कैलेंचो के नए प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए थे, जिसे मैंने आप सभी को कई वीडियोज़ में दिखाया भी होगा। बट कभी भी मैंने कैलेंचो प्लांट की केयर और रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में वीडियो नहीं किया है। दोस्तों, कैलेंचो विंटर सीजन का एक बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है और लगभग सभी का फेवरेट होता है। शुरू से ही यह मेरा भी फेवरेट प्लांट रहा है और इसे ग्रो करने और इसकी केयर में मुझसे कई बार गलतियां भी हुई हैं। मेरे 1-2 प्लांट ख़राब भी हुए हैं, बट मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि इस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस प्लांट की केयर और रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस प्लांट को हम किस तरह से ग्रो या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि नर्सरी से लाने के बाद हमारे कैलेंचो प्लांट की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब क्यों हो जाती है। तो सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इस प्लांट से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इस प्लांट को नॉर्मली कैलेंचो या कैलन कोई नाम से जाना जाता है। एक्चुअली कैलेंचो या कैलन कोई एक जीनस का नाम है जो कि क्रस्टुलेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, और इस जीनस के अंतर्गत लगभग 125 ट्रॉपिकल सक्युलेंट फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, जिनमें से कैलेंचो के इस स्पीसीज में सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग देखने को मिलती है। कैलेंचो की इस स्पीसीज का नाम कैलेंचो ब्लॉसम फिल्डियाना है, और इसके अंतर्गत फ्लेमिंग कैटी, क्रिसमस कैलेंचो, फ्लोरिस्ट कैलेंचो और मेडागास्कर विडो थ्रिल्स जैसे बहुत अच्छी वैरायटी आती हैं, जिनके फ्लावर्स देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों, ये बीच का जो कैलेंचो का प्लांट है रेड कलर का, यह कैलेंचो की देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी के प्लांट आपको नर्सरी पे बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं, मुश्किल से 20 रुपये से 30 रुपये में मिल जाते हैं। और दोनों साइडों में जो रेड कलर के और पिंक कलर के आपको बड़े फ्लावर के प्लांट दिख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, करीब आपको 150 रुपये से लेकर के 180 रुपये पर प्लांट में मिल जाएंगे। और हाइब्रिड वैरायटी के जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनके एक एक फ्लावर्स को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मिनिएचर रोज़ खिले हों, उस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, इस बार मैं कैलेंचो के 2 नए कलर ले आया हूं, और एक प्लांट मुझे 150 रुपये में मिला है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले चलिए जान लेते हैं कि हम कैलेंचो के प्लांट को आसानी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसे हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। कैलेंचो को स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कैलेंचो की कुछ कटिंग ग्रो किया है। ये देखिए, ये कटिंग उसी रेड कैलेंचो की है जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। वैसे तो कैलेंचो एक पेरेनियल प्लांट है, लेकिन जहाँ पर गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर चला जाता है, वहाँ पर इस प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इसे कटिंग के द्वारा मल्टीप्लाई करके न सिर्फ इसे बचाया जा सकता है, बल्कि इस तरह से आप एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इनमें से किसी एक कटिंग को निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसकी रूटिंग कैसी हुई है। उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि कैलेंचो को कटिंग से किस तरह से और कब ग्रो करना चाहिए। तो आराम से मैं एक कटिंग को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कटिंग को बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है। कैलेंचो को कटिंग से ग्रो करने का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है। वैसे आप इसे सितंबर तक ग्रो कर सकते हैं, पर ज़्यादा लेट करेंगे तो जो आपकी कटिंग है वह करंट सीजन में फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कटिंग है वह इसी साल फ्लावरिंग करे, तो आप जुलाई अगस्त के करीब अपने कैलेंचो प्लांट की कटिंग को लगा दें, जिससे जो कटिंग है वह मैच्योर हो सके और वो इसी साल फ्लावरिंग कर सके। मैंने इस कटिंग को थोड़ा लेट लगाया था, तो इस साल इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होगी, बट मैंने अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर लिया है, और एक प्लांट से करीब करीब मैंने 6 से 7 प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सीजन में मेरे पास बहुत सारे कैलेंचो के प्लांट होंगे। दोस्तों, कैलेंचो को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी मैच्योर प्लांट से लगभग 3 इंच की कटिंग ले लें, और कटिंग लेने के लिए हमेशा शार्प नाइफ या नए ब्लेड का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी कटिंग में किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल डिसीज़ की समस्या ना हो। और कटिंग को मिनिमम 2 से 3 दिन के लिए आप शेड में रख दें, जिससे कटिंग का जो कट एरिया है वह अच्छी तरह से सील और हील हो सके। क्योंकि आप जब इसे कट करके देखेंगे तो कटिंग से लिक्विड सा पदार्थ निकलता है। तो अगर हम इस तरह से इसे फ्रेश कटिंग को लगा देंगे तो जो हमारी कटिंग है वह ग्रो नहीं होगी और गलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे हम कम से कम 2 से 3 दिन शेड में रख दें, जिससे जो इसका कट एरिया है वो अच्छी तरह से सील हो जाए।
और कटिंग से जो एक्स्ट्रा लीफ है उसको हम हटा देंगे। करीब 3 से 4 लीफ हम ऊपर की छोड़ देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा लीफ है उसको हटा देंगे। दोस्तों इस कटिंग को मैंने कट करके करीब 3 दिन के लिए शेड में रख दिया था। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसका जो कट एरिया है वो अच्छी तरह से सूख चुका है, वह सील हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब यह प्लांटिंग के लिए तैयार है। दोस्तों कैलेंचो की कटिंग को ग्रो करने में सबसे ज़रूरी है कि इसे सही समय पर लगाया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसे जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक कभी भी ग्रो किया जा सकता है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी वह है कि आपको कभी भी कैलेंचो की फ्रेश कटिंग नहीं लगानी है, क्योंकि कैलेंचो की कटिंग के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम इसे, जैसे हम पार्जुलका की कटिंग को लगाते हैं ठीक वैसे ही हम इसकी कटिंग को भी लेकर के तुरंत ही लगा देते हैं। तो कभी भी आपको कैलेंचो की फ्रेश कटिंग को नहीं लगानी है, नहीं तो जो कटिंग है वह गलना शुरू हो जाएगी। आप हमेशा कैलेंचो की कटिंग को लेने के बाद शेड में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए इसे सुखा लें, उसके बाद ही कटिंग को लगाएं। और दोस्तों तीसरी जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है कि हम अपनी कटिंग को किस तरह की पॉटिंग उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी कटिंग को हैवी क्ले सॉइल में लगा रहे हैं तो कटिंग के सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम होगा, क्योंकि कैलेंचो की कटिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवुड होती है और इनिशियल स्टेज में इसमें जो रूट्स निकलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इसलिए अगर इसे हम हैवी सॉइल में लगाएंगे तो एरेशन की कमी और पुअर ड्रेनेज की वजह से हमारी जो कटिंग वो खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा आप कैलेंचो की कटिंग को वेल ड्रेन और पोरस सॉइल में लगाएं, जिससे कटिंग से आसानी से रूटिंग शुरू हो सके। तो चलिए इसके लिए हम पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो इसमें 1 पार्ट हम सैंड ले रहे हैं मोटे दाने वाली, और उसके बाद 1 पार्ट ही इसमें हम लीफ मोल्ड ऐड करेंगे, यानी पत्तियों की खाद। अगर ये आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाफ पार्ट इसमें हम कोकोपीट मिला रहे हैं, और लास्ट में हाफ पार्ट इसमें हम बर्मी कंपोस्ट ऐड कर ले रहे हैं। तो अगर आपके पास लीफ मोल्ड या बर्मी कंपोस्ट में से एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 3 चीज़ों से ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम एक सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, इसमें हम किसी तरह का सॉइल ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे कटिंग में किसी भी तरह के फंगल डिसीज होने का चांस बहुत ही कम होगा, क्योंकि अक्सर सॉइल से ही हमारी जो कटिंग है उसमें फंगल डिसीज का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यह पूरी तरह से सॉइललेस मीडिया है। और दूसरी बात यह है बहुत ही पोरस होगा, बहुत ही बिल्ड ड्रेन होगा, तो इसलिए जो हमारी कटिंग है उसमें रूटिंग बड़ी आसानी से शुरू हो पाएगी। तो आप भी जब अपनी कटिंग लगाएं तो बिल्कुल बिल्ड ड्रेन और पोरस सॉइल में लगाएं, तो आपकी जो कटिंग है वो कभी भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों इस छोटे से पॉट में मैंने कुछ ईंट के टुकड़े बिछा लिए हैं, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। और अब इसमें हम पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से फिल करने के बाद हम इसमें किसी चीज़ से 1 इंच गहरा होल बना लेंगे, और होल करने के बाद हम इस होल में अपनी कटिंग को लगाएंगे और हाथों से चारों तरफ से पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से दबाते हुए लगाएंगे, ताकि बाद में जो हमारी कटिंग है वह हिलने ना पाए, क्योंकि अक्सर जब बाद में हमारी कटिंग हिलती है तो वह सड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग को अच्छी तरह से लगा लेंगे। उसके बाद इसमें हम अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग करने के बाद इसे हम ऐसे लोकेशन पर रखेंगे जहाँ इसे सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे। कम से कम जब तक इसमें कोई नया ग्रोथ शुरू ना हो तब तक इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि कैलेंचो को हम कटिंग से किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अक्सर नर्सरी से लाने के बाद हमारे कैलेंचो के प्लांट धीरे धीरे खराब क्यों होने लगते हैं। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, बट जो सबसे कॉमन रीजन से मैं उनकी बात करूं तो अक्सर जब हम कैलेंचो के प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो वह किसी पॉट में ऑलरेडी लगा होता है, और प्लांट पर या तो फ्लावर बड लगे होते हैं या फ्लावर्स खिले होते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही प्लांट चुनते हैं जिनके फ्लावर्स को देख करके हम जान सकें कि हम किस तरह के किस कलर के प्लांट को ले रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करना जरूरी नहीं समझते हैं, या फिर डरते हैं कि ऐसा करने से हमारे जो फ्लावर हैं वह ख़राब ना हो जाए। इसीलिए हम अपने प्लांट को पहले से लगे पॉटिंग मिक्स में जो कहते हैं लगा रहने देते हैं। जबकि अक्सर ये प्लांट कोकोपीट या रेड सॉइल में लगे होते हैं, जो कि ऐसे पॉटिंग मिक्स हैं जो बहुत अधिक मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि ये प्लांट काफ़ी दूर से मंगवाए जाते हैं, इसीलिए कई कई दिनों तक बिना वाटरिंग के ही पड़े रहते हैं। इसीलिए इन्हें लगाते समय कोकोपीट या रेड सॉइल का यूज़ किया जाता है, जिससे पॉट में बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहे। मैंने ये 2 प्लांट नर्सरी से लाकर ऐसे ही रख दिए थे, ये अभी भी नर्सरी के पॉट में ही लगे हुए हैं। तो इनको मैं पॉट से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की पॉटिंग्स में लगे हुए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्लांट को कभी भी कोकोपीट या रेड सॉइल में लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोकोपीट और रेड सॉइल दोनों ही अपने अंदर बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, और कभी भी ओवर वाटरिंग हो जाने पर इस प्लांट के गलने का चांस बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों मैंने इस प्लांट को पॉट से निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कि यह रेड सॉइल में ही लगा हुआ है। तो मैं पूरे सॉइल को प्लांट की रूट से हटा लेता हूँ,
क्योंकि एक बार वाटरिंग करने के बाद रेड सॉइल बहुत अधिक मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है, जो कि किसी भी सुकुलेंट प्लांट के लिए ठीक नहीं है। और अगर एक बार यह पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सकुलेंट प्लांट है वह एरेशन की कमी से धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसलिए आप जब भी कोई प्लांट नर्सरी से ले आएँ, चाहे वह सकुलेंट हो या अदर प्लांट्स हों, तो एक बार उसे चेक ज़रूर कर लें कि आपका प्लांट किस तरह के पॉटिंग मिक्स में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने अपने प्लांट की रूट से पुरानी मिट्टी को अच्छी तरह से हटाकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसको फंगीसाइड मिले पानी में करीब 30 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे, जिससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह के फंगल डिसीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो। और अगर हमारा प्लांट नर्सरी से ही इन्फेक्टेड हो तो भी इसे हम ट्रीट कर लेंगे, जिससे आगे चल के इसमें कोई भी फंगल डिसीज ना हो। तो दोस्तों, मैंने अपने प्लांट को फंगीसाइड मिले पानी में डिप करके रख दिया है। तो चलिए तब तक हम इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बनाने वाले हैं। तो 1 पार्ट मैंने इसमें सैंड लिया है, मोटे दाने वाली। ये आपको किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसमें 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लेंगे, जो कि पॉटिंग मिक्स में सॉइल की कमी को पूरा करेगा और साथ ही हमारे प्लांट को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप लीफ मोल्ड यानी पत्तियों की खाद को भी मिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सैंड और वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 1/2 पार्ट कोकोपीट मिक्स करूँगा, क्योंकि सैंड और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही बहुत ही वेल ड्रेन होते हैं और बिल्कुल भी अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स करेंगे, क्योंकि इस प्लांट को थोड़ा सा मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। कोकोपीट को ऐड करने के बाद इसमें हम 1 मुट्ठी के करीब बोन मील मिक्स कर लेंगे, क्योंकि प्लांट्स की हेल्दी रूट्स के विकास के लिए और अच्छी क्वालिटी के फ्लावरिंग्स के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जो कि बोन मील से पूरी की जा सकती है। तो मैं इसमें 1 मुट्ठी बोन मील मिक्स कर ले रहा हूँ और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिक्स करेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप नीम केक पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो बस हो गया, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तैयार हो जाएगा हमारे कैलेंचो प्लांट के लिए एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स। वैसे इस पॉटिंग मिक्स में आप अपने किसी भी सकुलेंट प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपने पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अपने प्लांट को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने 5 इंच के 2 प्लास्टिक पॉट ले लिए हैं, क्योंकि कैलेंचो प्लांट को बहुत अधिक बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो नीचे आप इसमें चाहे ब्रिक्स के टुकड़े रख लें या पेबल्स रख लें, या फिर आप इस तरह से कपड़े भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने लगाए हुए हैं, जिससे जो पॉटिंग मिक्स है वह वाटरिंग के समय बाहर ना जाए। तो इसमें हम पॉटिंग मिक्स फिल कर लेंगे और अपने प्लांट को लगा लेंगे। तो दोस्तों, कैलेंचो प्लांट के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अक्सर जब नर्सरी से उसे हम लाते हैं तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स में लगा होता है, और अगर उसे हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो प्लांट है वह ख़राब होने लगता है। अब आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि कैलेंचो प्लांट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और क्या रीज़न होता है जो हमारे प्लांट नर्सरी से लाने के बाद धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। और साथ ही आपको यह भी पता चल गया कि हमारे कैलेंचो प्लांट को किस तरह की पॉटिंग मिक्स पसंद है। आगे इसकी केयर की बात करें तो कैलेंचो को विंटर सीजन में फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक फ्लावरी प्लांट है तो कुछ घंटों की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। बट समर सीजन में कैलेंचो प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट में आपको इसे बिल्कुल नहीं रखना है समर सीजन में, नहीं तो आपका जो प्लांट है वह बर्न हो सकता है और मर सकता है। क्योंकि दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इस प्लांट के मरने का, वह यही है कि अक्सर गर्म क्षेत्रों में, जहाँ पर गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, तो वहाँ पर इसके सर्वाइव करने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में हो सके तो समर सीजन में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें। मेरे पास ग्रीन नेट नहीं था, तो मैंने अपने पुराने कैलेंचो के प्लांट्स को कई बड़े प्लांट्स के बीच में रख दिया था, जिससे मेरे कैलेंचो प्लांट पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी, सिर्फ उस पर ब्राइट लाइट ही पड़ती थी। तो इसलिए वह पूरी गर्मी सर्वाइव कर गया। बल्कि जो पिंक प्लांट आपने देखा था उसे मैंने ऐसे ही डायरेक्ट सनलाइट में ही छोड़ दिया था, तो कुछ ही समय बाद डेड हो गया। लेकिन जो रेड कैलेंचो था मेरे पास, उसे मैंने कई प्लांट्स के बीच में रखा था, तो वह पूरी गर्मी बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर गया और आपने देखा ही कि मैंने उससे भी जल्द ही मल्टीप्लाई भी किया। तो दोस्तों, मैंने दोनों प्लांट को ट्रांसप्लांट कर लिया है। अब हम इसमें वाटरिंग कर लेंगे। वाटरिंग की बात करें तो आप इस प्लांट में जब भी वाटरिंग करें तो अच्छी तरह से डीप वाटरिंग करें, जिससे पॉट की पूरी मिट्टी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। लेकिन आप दोबारा तभी वाटरिंग करें जब पॉट की मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि लगातार पॉट की मिट्टी गीली रहने से प्लांट में फंगल डिसीज का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही प्लांट में रूट रॉट की समस्या भी हो सकती है। वाटरिंग हमेशा प्लांट के रूट के आसपास करें
ओवरहेड वाटरिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस प्लांट की पत्तियां अगर लंबे समय तक गीली रहती हैं तो इनके गलने का चांस बहुत अधिक होता है और आपका जो प्लांट है वह ख़राब हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। दोस्तों, इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की देने की बात करें तो ग्रोइंग पीरियड में आप हर 15 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड या काऊ मैन्योर दे सकते हैं। फ्लावरिंग के समय जब इसमें फ्लावर बड बनने लगे तो उस समय आप कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा बोन मील भी ऐड करके दे दें, जिससे आपके प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर्स खिलें। पेस्ट और डिसीजेज की बात करें तो इस प्लांट पर एफिड, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग और व्हाइट फ्लाइज जैसे इंसेक्ट का अटैक देखने को मिलता है। तो इसलिए समय समय पर आप अपने प्लांट को चेक करते रहें और किसी भी तरह के पेस्ट का प्रभाव दिखाई देने पर आप नीम ऑयल या फिर लिक्विड डिशवाश सोप का स्प्रे करके उन्हें समय पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं इसे और अधिक लंबा नहीं करना चाहता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।